बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप इस सर्दी से परेशान नहीं होंगे बल्कि खुश हुए होंगे, क्योंकि वो कह रहे थे ना जाती सर्दी फिर लौट आई है। क्योंकि ऐसे लग रहा था दोपहर को जिस हिसाब से गर्मी या धूप की शिद्दत थी और लग रहा था कि चंद हफ्तों में प्रॉपर वाली गर्मी आ जाएगी, लेकिन कल बारिश के बाद से, इनफैक्ट परसों से वेदर बड़ा प्लेजेंट है, लेकिन कल जो बारिश हुई है उसने सर्दी में जो कहने वापस ले आई है सर्दी को, एंड दैट्स अ गुड साइन। लेकिन मैं आज अखबार में पढ़ी थी बारिश तो हुई, सर्दी भी आई, लेकिन फीडर ट्रिप कर गए और 130 फीडर ट्रिप हुए हैं और बिजली घंटों गायब रही है जी बहुत सारे इलाकों में, जिसमें कोट लखपत में रिमझिम हुई है। ज़ाहिर है ये निश्तर टाउन, चौक और इसके अलावा समनाबाद, मजंग, इन जगहों के ऊपर बिजली के जो फीडर्स हैं वो भी ट्रिप रहे हैं, लेकिन बारिश बड़ा खुल के बरसी है, तो आई होप कि ये सही हो। उसके साथ साथ जी एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी थी जो कि बड़ी अलार्मिंग भी है। मेयो हॉस्पिटल में लिफ्ट गिर पड़ी है जिससे 9 नर्सेस समेत 11 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये हॉस्पिटल की लिफ्ट है। आई होप कि जो ज़ख्मी हुए हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं और उनको ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है कि जो लिफ्ट्स का इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए किया जाता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। आई होप कि ये चीज़ें बेहतर हों। और साथ साथ आपको पता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चल रही है जी, उस पर हम रोज़ बात करें। कल इनफैक्ट हमारी कोई 1 घंटे की शो के दौरान जो ट्रांसमिशन रही वो भी हमने आपको उसमें अपडेट किया। आज भी हम क्रिकेट पे बात करेंगे, और लेकिन उससे पहले आपको पता है जो सियासी मैच है उस पर बात किए बगैर तो हमारा शो शुरू ही नहीं होता। ये हमारी शो का लाजमी हिस्सा होता है कि अगर आप लोगों ने कल कोई ख़बरें मिस कर दी हैं, कुछ नहीं सुना, वैसे तो कुछ ऐसा नया नहीं होता ख़बरों में, लेकिन चलें जी आपको बता देते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो चपकलिश है इंतहा को पहुंच रही है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी 26 नवंबर एहतजाज केस में जो गिरफ्तार पीटीआई वर्कर्स हैं उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसको हतमी शक्ल देने के लिए वो अपोजिशन में शामिल दीगर जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातों का आगाज़ भी बाकायदा तौर पर वो कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा है कि जी हुकूमत की मुबैना बद इंतज़ामी हो, मईशत की ज़बूहाली हो, बुनियादी हकूक़ की पामाली हो, उसके खिलाफ आवाम को सड़कों पर लाया जाएगा और इस तहरीक के दौरान जलसे, जुलूस, एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। ताहम सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये वाजे कर चुके हैं कि अब लॉन्ग मार्चेस हों, धरने हों, पुरतशद्दुद एहतजाज हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि जो सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने इस दावे पर पीटीआई, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। और वज़ीर आज़म की जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने बानी पीटीआई को कोई पेशकश नहीं की है, वो एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ लेना चाहते हैं। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत ज़रूर दी थी। जमहूरियत में डायलॉग से काम होता है, मसाइल हल होते हैं, डील, रिहाई या केसेस ख़त्म करने की कोई बात नहीं की गई, ऐसा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। और इस सियासी मौसम पे हम जब बात कर रहे हैं तो ये जो मुज़ाकरात का मामला था ये तो हम सबके सामने था। कुछ बैकडोर बातों की भी बातें हो रही थी कि मुलाकातें हो रही हैं या कुछ ऑफ़र्स या डील्स पेश की जा रही हैं, जिसकी भी तरदीद हो गई। अब एक तरफ तो ये पीटीआई कह रही है कि हमें 3 माह के अंदर इन्होंने नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इस बात से डिनाई कर रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ जो बयानिया हमेशा बनाने की कोशिश करती है कि हुकूमत की तरफ से शायद कोई डील की उनको ऑफर की जा रही है, वो सिर्फ एक झूठा बयानिया आप उसको कह सकते हैं। एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है जो इस सारे मामले के पीछे है, जिससे बैकडोर बातचीत जो है तहरीक इंसाफ की जारी थी और फ्रंट पे जो है वो हुकूमत के साथ बातचीत का एक हमने देखा कि हुकूमत और पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठी थी। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात नहीं गई थी। तहरीक इंसाफ ने खुद पहले कमेटी बनाई और फिर
स्पीकर को रिक्वेस्ट की और उसकी बुनियाद पर फिर एक हुकूमती कमेटी बनी और एक बातचीत का आगाज हुआ और उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ खुद उस बातचीत से बैकआउट कर गए। तो अब जो तहरीक इंसाफ जो हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर देखा है कि कभी इमरान खान के लिए ऑफर की बात की जाती है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, कभी केपी में शिफ्ट करने की बात की जाती है। तो और फिर हम देखते हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी उसकी तरदीद मुसलसल आती रही और फिर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो इस सारे मामले में खुद हिस्सेदार थे, वो खुद उस चीज को बैकआउट कर गए। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी बयानिया इस किस्म का बनाया जाता है कि उनको ऑफर्स की जा रही, कोई ऑफर नहीं है। और एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ है, जो आर्मी चीफ ने अभी ऐवान सदर में जब तुर्क सदर पाकिस्तान के दौरे पे थे, उस वक्त बड़ी क्लैरिटी के साथ जो इससे पहले हम सिक्योरिटी जराए से जो चीजें सुन रहे थे या ISPR की तरफ से जो चीजें हमने सुनी थी, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आर्मी चीफ ने कह दी कि वो अगर कोई बातचीत करनी है तो आपको सियासी लोगों के साथ, हुकूमत के साथ करनी होगी, अदरवाइज जो एस्टैब्लिशमेंट है, फौज है, वो बराह रास्त कोई बात नहीं करेगी। तो अब देखें जो तहरीक इंसाफ अब तक जो कर सकती थी उसने किया है। उसने एहतजाज करके देख लिया, उसने अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के जरिए से करारदादें पेश करा के देख ली, उसने जिस तरह का भी प्रेशर बिल्ड कर सकती थी जिसकी बुनियाद पर जो है वो उनको कोई रिलीफ मिल सकता था। इतनी मकबूलियत और इतना मकबूल लीडर, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ हासिल नहीं कर सका। जैसे माजी में बहुत सारी मिसालें हमने देखी है कि नवाज शरीफ साहब जितनी दफा भी जेल गए, उन्होंने बेशक वो मुशर्रफ दौर था, बेशक वो बाजवा का दौर था, उन्होंने बातचीत के जरिए अपने दरवाजे खोले, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्ट हिसाब है। तहरीक इंसाफ जो है, एक जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव, वो उस नैरेटिव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट फौज की क़यादत को जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है। वो फौज के सरबराह को खत लिखती है, लेकिन उस खत वो पब्लिक करती है और जानबूझ के एक ऐसा उस खत के जरिए बयानियां बनाने की कोशिश करती है जिसमें आप फौज की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और फिर आप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो जब एक तरफ आप एस्टैब्लिशमेंट को ही टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि आपको जो है वो रिलीफ मिले। बेसिकली तहरीक इंसाफ को आप जो तहरीक शुरू करने की जो कोशिश कर रही है, उसमें 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ की जो एक हाइप थी, एक खौफ था तहरीक का, वो तहरीक इंसाफ उससे पीछे हट गई है। अच्छा आदिल साहब, सॉरी मैं आपको माजरा के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने अभी खुद भी कहा, आप कह रहे हैं कि ये जो 26 नवंबर के बाद मामलात हुए हैं, इससे तहरीक इंसाफ का जो एक इम्प्रेशन था कि जी ये जो सड़कों पे निकलते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। और हमने जब ये ऑपोजिशन में और इमरान खान साहब खुद भी जेल से बाहर थे, हमें याद है कि जिस तरह से धरने और जलसे किए गए थे और पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं है, डोंट यू थिंक कि अब पब्लिक खुद तहरीक इंसाफ के जो एक बयानिए हैं या इनकी जो स्ट्रैटेजी है उससे कंफ्यूज्ड है, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर अबाउट कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से के अगेंस्ट हैं या वो उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई बयान ऐसा आता है। और सेकेंडली ये भी आप बताएं कि क्या जो सड़कों पे या जिस तरह से तहरीक इंसाफ लास्ट कॉल कहती है हर कॉल को और सड़कों पे निकलती है, अवाम डरी भी हुई है, शायद वो इसलिए भी नहीं निकलती? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि 26 नवंबर के बाद जो हाइप तहरीक इंसाफ की थी वो खत्म हो गई है। अब एस्टैब्लिशमेंट एक चीज एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गई है कि वो रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के साथ सख्ती से निमट सकते हैं। 26 नवंबर को जो हुआ उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी रिट बहाल की है और तहरीक इंसाफ ने अपना बहुत कुछ खोया है। और दूसरी चीज ये है कि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत का फुकदान है, यानी कि वन मैन शो है, सिर्फ इमरान खान PTI ही है और उसके बाद तहरीक इंसाफ का जिसे कहते हैं कि कोई क़यादत नहीं है। एक जो इस वक्त बाहर जेल के बाहर जो क़यादत है वो उसका एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। वो खुद जितने भी लीडर है, कोई बैरिस्टर गौर को नहीं मानता, कोई सेक्रेटरी जनरल को नहीं मानता, बाकी यहाँ पर एक तहरीक इंसाफ
जो जो समझती है, जो सोचती है, वो इमरान खान के ज़हन से सोचती है, इमरान खान की आंखों से देखती है। तो एक ऐसा जिसे कहते हैं कि खला है जब सियासी जमात में जो एक क्वालिटी होती है कि आपके जो रहनुमा होते हैं वो बातचीत करते हैं। नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, लेकिन उनकी जो क़यादत थी वो बाहर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रही थी और इस एतमाद के साथ कर रही थी कि वो जो भी मामला तय पाएंगे उसके ऊपर नवाज शरीफ की तरह से उसी तरह जो है वो मनोअन अमल किया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल उल्ट सूरत हाल है कि आपकी क़यादत बाहर बात करती है और बाद में पता चलता है कि इमरान खान साहब ने उस सारे मामले से यू टर्न ले लिया। इमरान खान का मसला यह है कि जो मकबूलियत की जिस सीढ़ी के ऊपर वो चढ़े हुए हैं वो उससे नीचे उतरने को तैयार नहीं है। वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो एक मकबूल तरीन रहनुमा है, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने जो है वो सरनगू नहीं कर सकते अपना। वो एक ऐसा बयानिया बनाए रखना चाहते हैं कि जिससे आवाम में ये तासुर जाए कि वो माजी की तरह जो बाकी सियासी रहनुमा जिस तरह से उन्होंने डील की थी कि इमरान खान भी उसी तरह की कोई डील करके जो है वो बाहर आया। और दूसरा जो सबसे अहम चीज है वो उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तहरीक इंसाफ में हमें कहीं नजर नहीं आती। ना उनकी क़यादत में जो है इमरान खान में इस चीज की जो हमें चीज नजर आती है, और ना जो बाहर उनकी पॉलिटिकल क़यादत है उसमें जो है वो कोई चीज नजर आती है। आर्मी चीफ से आप जो इंग्लैंड के दौरे पे हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पर जो है एक एहतजाज किया जाता है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन जो है वो आर्मी फौज की क़यादत के खिलाफ बनाई जाती है। तो जब इतना सारा कुछ आप कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी तो यह है कि अगर आप समझते हैं कि मकबूलियत के साथ आपको कबूलियत भी चाहिए तो अपनी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो आपको दिखाना जरूरी है। उसके आप पहले अपनी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है उसको कम करें। आप ये जेस्चर दे कि आप सीरियस हैं किसी भी इसी तरह की बात करने के लिए, क्योंकि जब आप डील करते हैं या बातचीत करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपकी बात को सुना जाए और उसको माना जाए। अच्छा आदिल साहब, आपने सीरियसनेस की बात की है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट तो कह चुकी है बड़े वाशगाफ अल्फाज में कि जी हमने बात नहीं करनी है। आपने बात करनी है तो सियासी जमातों से करें या सियासी रहनुमाओं से करें। लेकिन आप जब तहरीक इंसाफ सियासी रहनुमाओं से भी बात करी थी तो मैं सिर्फ ये, मेरा पॉइंट ये है कि अगर सीरियसनेस तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं थी तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टी भी सीरियस थी या नहीं? देखिए, दूसरी पार्टी हमेशा सीरियस होती है, लेकिन उसको देखना यह है कि वो जो चाहते हैं और उनको तकलीफ किस चीज से है। उनको तकलीफ ये है कि आप फौज की क़यादत को जो है मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप जो उस क़यादत के मातहत जो एहलकार काम करते हैं फौज के अंदर, आप उनको उकसा रहे हैं कि वो अपने क़यादत के खिलाफ, उसके फैसलों के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाए। फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है, वहां पर इस तरह से नहीं होता। इससे पहले भी कोशिशें तहरीक इंसाफ ने की, फिर हमने देखा कि 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ, फिर 26 नवंबर को जो एक जो रियासत के ऊपर हमला किया गया, तो इस तरह के जो आप मामला करते हैं तो उसमें फिर दूसरी तरफ से जो खास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इस तरह के मामलात में जो है वो फिर बैकफुट पे ही चीजें जाती है। आप बात कर रहे हैं तो आपको खुले दिल के साथ बात करनी चाहिए, ये सोच के करनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज डिमांड एस्टैब्लिशमेंट के सामने रख रहे हैं। नहीं तो आदिल साहब, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ने तो कह दिया हम बात नहीं करेंगे। जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी और जिसकी चौथी नशिस्त से पहले तहरीक इंसाफ भी बैकआउट कर गई, लेकिन जब आगाज हुआ तो ख्वाजा आसिफ समेत मुख्तलिफ लोग कह रहे थे जी हमारे अथॉरिटी, हमारे कंट्रोल में जो है हम उतना ही कर सकते हैं। मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी। देखिए, हुकूमत के पास देने को उस वक्त इतना था कि 26 नवंबर के ऊपर कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, क्योंकि 9 मई में आपने देखा कि जो मुल्जिम थे उनका मिलिट्री ट्रायल भी हो चुका है। बहुत सारे ऐसे मुल्जिम हैं जिनके जो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतें में मामला चल रहे हैं। तो आप जब बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत भी आपको बहुत कुछ दे सकती थी। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जैसे यास्मीन राशिद है, इस तरह की और बहुत सारी आपकी क़यादत है, वो जेलों के अंदर बंद है। आप जब बातचीत करते हो तो एक रास्ता आप निकाल सकते थे कि ऐसी आपकी पॉलिटिकल क़यादत जो है
वो जेल से बाहर आ सकती थी। आप बातचीत के जरिए एक रास्ता निकाल सकते थे, जो पॉलिटिकल स्पेस आपको दस्तयाब नहीं है। मुस्लिम लीग नून नारेवाल में जलसा करती है, आपको जलसे की इजाजत नहीं मिलती। आप पॉलिटिकल जब इस तरह के सिनेरियो में फंस जाते हैं, आपके लिए स्पेस कम हो जाती है, तो बातचीत के जरिए ही वो ले सकते हैं। तो हुकूमत चूंकि जो माजी में हम देखते थे कि एक पेज की जो सियासत थी, इस दफा वो है वही चीज, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल ज्यादा है और उसकी पॉलिसीज पर जो है हुकूमत उसी तरह मनोवन अमल कर रही है। तो इस तरह के माहौल में बातचीत के लिए आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी ज्यादा जरूरी है। और वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी तभी मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आदिल सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी हम शख्सियत से करवाने वाले हैं। वैसे तो हम सबको लाहौर से बेइंतहा मोहब्बत है, मुझे तो इसलिए मोहब्बत है क्योंकि मेरा शहर है, मैं यहाँ रहती हूँ और मैंने अपनी सारी लाइफ यहाँ गुजारी है। लेकिन जो भी यहाँ पर आता है, लाहौर को एक्सप्लोर करता है, देखता है, उसको इससे ये बिल्कुल एक सच्ची बात है कि उसको उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है, फिर यहाँ से जाने के बाद भी लाहौर आपको कहीं ना कहीं याद भी आता है, आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार भी रहते हैं। आज ऐसी एक मोहब्बत की कहानी हम आपको सुनाएंगे अपनी मेहमान के हवाले से, जिनका ताल्लुक़ जी अमृतसर पंजाब इंडिया से है, और लेकिन इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं और हमारे साथ अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पंजाब की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, लाहौर से चंद किलोमीटर दूर है, मशरक़ी पंजाब है, ख़ुसूसतन अमृतसर उसके आसपास इलाकों में जो लाहौर से मोहब्बत है वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। मनजोत बॉल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक ट्रैवलर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं और इन्होंने दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक घूमे हैं। लेकिन लाहौर से जो इनका नाता है या जो इनकी मोहब्बत है वो बहुत गहरी है। और इनकी वालिदा जो है, उनका ताल्लुक़ तकसीम से पहले जो फैसलाबाद से था, लेकिन लाहौर से उनका नाता सबसे गहरा है और उनका पाकिस्तान आना ख्वाब था, लेकिन मनजोत ने उनका यह ख्वाब पूरा किया। पाकिस्तान आई और लाहौर आई, इसको एक्सप्लोर किया और उसकी मोहब्बत में खो गई। हम ज़रा मनजोत का लाहौर से जो ताल्लुक़ है इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ उनकी फ़ोटोग्राफ़ी और सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। बेहतरीन, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो कि अमेरिका में इस वक्त रात होगी, हम आपको रात को तंग कर रहे हैं लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया। जी, प्लेजर इज ऑल माइन। मनजोत, हमें बताएं, आपकी ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये आपको कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ज़ाहिर है आपकी वालिदा का ताल्लुक़ फैसलाबाद से था, फिर उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आए, आप आई, आपने एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा अपने सफ़र के हवाले से हमें बताएं। जी, लाहौर से मोहब्बत बहुत पुरानी है, स्पेशली लोगों की जो अमृतसर एरिया के हैं और बेसिकली चढ़दा पंजाब यू कुड से। इसके रीजंस हैं, इसके रीजंस ये अकेली मोहब्बत मेरी नहीं है, ये बहुत लोगों की है। रीजंस इसके हैं, पहले तो आप कह सकते हैं कि मजहबी है, हमारी कई साइट्स लाहौर के बिल्कुल बहुत करीब है। फिर सेकेंडली हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। सिख एम्पायर था, वो फख्र की चीज़ है। लाहौर एक शहर है जिससे हम फख्र करते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो सेंटिमेंटल है, जज्बाती है, जैसे कि वो लाइक पोएटिक लॉन्गिंग नहीं होती कि जो बिछड़ गया और या जो बिछड़ गए, जो बिछड़ गया वो शहर है और इमारतें हैं, हिस्ट्री है, तालीम की इंस्टीट्यूट्स ने, और जो बिछड़ गए वो दोस्त हैं, वो खानदान है, वो जो पड़ोसी थे। तो बड़ी सेंटिमेंटल सी बात है, तो बहुत ज़्यादा बेहद मोहब्बत है लाहौर से। वी कैन इमेजिन, आप जैसे कह रही है सेंटिमेंटल जो आपकी अटैचमेंट होती है किसी भी चीज़ से, चाहे वो लोगों से हो, घर से हो, मोहल्ले से हो, इर्द गिर्द के लोगों से हो, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, जब आप कब आई लाहौर
और हमें ये बताएं आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया यहाँ पे, आपकी क्या ऐसी चीज़ दोस्त बनाए आपने यहाँ पे, आपको कैसा वेलकम मिला? सबसे पहले मैं कहूँगी कि वैसे है ना, जब ट्रैवल करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने ये देखना है, मैंने वो देखना है, मैंने ये इमारत देखनी है, पर जब आप एक्चुअली वहाँ पर जाते हो तो सबसे ज़्यादा जो आपको याद रहता है वो लोगों का वेलकम, एब्सोल्युटली, वो लोगों का प्यार। तो मैं दोबारा कहूँगी, मुझे बेहद प्यार मिला लाहौर में। ऐसा लगा कि अपनी फैमिली में आ गए हैं, अपने दोस्तों में आ गए हैं। ये हमेशा मैं इन लोगों को जानती थी, ये लोग हमेशा मुझे जानते थे। और मैं लाहौर नवंबर 2024 में आई थी, और जितना लाहौर देख सकी अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। लाहौर में बहुत कुछ है देखने के लिए, स्पेशली एक फोटोग्राफर के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ गई, आपने क्या क्या चीज़ें, ज़ाहिर है आपने कहा कि प्लान करके इंसान आता है, लेकिन जब आप आते हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस या आप वो एक फ्लो के साथ चल रहे होते हैं, आपने एज अ फोटोग्राफर क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस भी की, और वो ज़ाहिर है लोगों ने आपको, आई एम ग्लैड कि बड़ा अच्छा वेलकम मिला आपको। जी जी जी। सो अंदरून लाहौर देखा, पुरानी हवेलियाँ देखी, नूरी मंजिल देखी, फिर लाहौर फोर्ट के अंदर नहीं जाया गया क्योंकि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम जब मैं वहाँ पर थी, इसलिए मुझे दोबारा आना है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर जामा मस्जिद, अपने बादशाही मस्जिद देखी जी। फिर वजीर खान मस्जिद, जो कि बेहतरीन मस्जिद है, वहाँ पर कलाकारी और टाइल वर्क। और मैं ये कहना चाहूँगी, अर्मला की तस्वीरें वैसे तो जरिया हैं, ठीक है, मोहब्बत तो उन इमारतों से है, उनकी हिस्ट्री से है, उन पर हुई कलाकारी से है, उनसे जुड़ी कहानियों से है, तो उन लम्हों से है जो हम कैप्चर करते हैं। जैसे वो कहते नहीं है, मिलना तेरा बनू है, तेरा प्यार बहाना है, है ना, तस्वीरें बहाना है। डेफिनेटली बहाना है। और आई एम ग्लैड कि आपकी ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान आने का बहुत अच्छा रहा, और हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी लोग आएँ। अच्छा मंजोत, आप चूँकि यूएस के अंदर सेटल्ड हैं, जाहिर है अपनी रूट से कनेक्टेड रहना, ये जो ओवरसीज़ होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी भी होता है। वो बहुत ज़्यादा हम आम लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं, दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि उनका कनेक्शन अपने आबाई इलाकों से, घरों से, अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से बड़ा गहरा होता है। हम कहीं ना कहीं वो पेट्रियाटिज़म हमारे लिए वो बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जो ओवरसीज़ होते हैं उनके लिए बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू होती है इनकी, राइट? जी बिल्कुल। वो बात वही है कि जब चीज बिछड़ जाती है उसकी वैल्यू ज्यादा पड़ती है ना। और यहाँ पे रहते हुए मैं ये कहूँगी कि हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें पंख भी मिले हैं मगर हमारी रूट्स भी हैं, ठीक है। पंख ये वेस्टर्न मुल्क देते हैं, हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं और ख्वाब पूरे कर सकते हैं, ख्वाहिशें पूरे कर सकते हैं, पर हम ग्राउंडेड रहते हैं अगर हम अपनी रूट से कनेक्टेड रहें, अपने कल्चर से कनेक्टेड रहें और उनकी वैल्यू करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जितने लोग, वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि दूसरे पंजाब से होते हैं, चढ़ते पंजाब से होते हैं, जब वो आते हैं वो अपनी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं एंड वी फील रियली ग्लैड एंड हैप्पी अबाउट इट कि अभी चूँकि पंजाबी यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था, उसके लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। मंजोत, मैं आपसे भी कहूँगी आप जब भी लाहौर आएंगी, यू आर वेलकम हियर, आपने हमारे सेट पे आने, हमें टाइम देना है, वी वुड लव टू होस्ट यू और हमको अच्छा सा आपको देसी नाश्ता भी कराएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। मतलब मुझे ये बताएं आपने खाने कौन कौन से खाए और आपको जो टेस्ट है पंजाब का वो यहाँ पे फील हुआ इन खानों में, इधर की ओवरऑल चीजों में? खाने की बात ना करें, मैंने इतना ज्यादा खाया ना लाहौर में, और मैंने इतना खाया कि मैं
एक हफ्ते में मैंने लाइक 3 महीनों का खा लिया, वेरी और गुड। मैं इतना खाती नहीं हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने बिल्कुल लाहौर I के am साथ so proud of myself. ये जो आपने जस्टिस किया है ना लाहौर आकर, क्योंकि हम लाहौरी जो है हमें खाने का इतना शौक होता है, हमारी इंटरटेनमेंट सिर्फ खाना है। हम बोर हो रहे हैं, हमें खाना खाना है, कुछ भी है हमें खाना खाना है। ये बेहतरीन एंटरटेनमेंट है। I'm so glad. थैंक यू वेरी मच मंजोत, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह आई विल सी यू सून। आप जब भी पाकिस्तान आएंगी, लाहौर आएंगी, मैं आपको ज़रूर लाजमी इनवाइट करूँ, और यू आर ऑलरेडी इनवाइटेड। मैंने अभी आपको ऑन एयर इनवाइट कर दिया है, ठीक है? इंशाल्लाह अर्मला, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मंजोत बॉल हमारे साथ मौजूद थी जी। उन्होंने लाहौर को एक्सपीरियंस किया है, और उनकी लाहौर से जो मोहब्बत है वो जिस तरह से बता रही थी वो आप फील कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लाहौर है इतना प्यारा, इसको हर एक को इससे मोहब्बत हो जाती है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है जब भी हमारे शो के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट आता है तो रियलाइजेशन होती है कि दुनिया में कितना टैलेंट है, पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनको रिकग्निशन भी मिल रही है। आई एम वेरी ग्लैड कि पहले आर्टिस्ट की फील्ड को ऑप्ट करना इट वाज अ टैबू। लोग आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते थे, सिर्फ चंद प्रोफेशंस थे जिनको लेकर हम समझते थे कि बस यही आपका फ्यूचर हो सकता है, यही आपका करियर हो सकता है। बट अब आर्टिस्ट जितने अच्छे मीडियम्स पे काम करें। आज हमारे पास एक बड़े यंग आर्टिस्ट मौजूद हैं, इब्राहिम कयूम इनका नाम है। ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। कलर पेंसिल्स के साथ ड्राइंग्स बनाते हैं और फिर उनको एनिमेट करते हैं। ये जो सारी आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं पेंटिंग, ये सब इब्राहिम की बनाई हुई है और उसके बाद इनको एनिमेट करते हैं। ये कैसा आइडिया है, ऑब्वियसली इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है और क्या क्या कर चुके हैं इतनी यंग एज में, इतनी अचीवमेंट्स हैं। वेलकम इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड। इब्राहिम, आपने कब से शुरू किया ये जो आर्ट लविंग जर्नी है आपका? मैं हमेशा से, मतलब फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर मैं ये करता आ रहा हूँ। बचपन से दी अर्लीस्ट मेमोरी जो मुझे है वो ये थी कि मैं 5 साल का था और एंजेलिना जोली की एक फ़िल्म आई थी, मुझे आई रिमेंबर, सॉल्ट के नाम से। बिल्कुल। तो मैंने सीन बनाया था अपनी लाइन नोटबुक के ऊपर और उसमें वो मुड़ रही है और उसका कोट हवा में एंड बॉम्ब्स गोइंग आउट इधर उधर। तो फॉर अ 5 ईयर ओल्ड मतलब इंसेन लेवल ऑफ डिटेल थी उसके अंदर। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया, दे लव्ड इट। मेरी अम्मी ने तो फ्रेम भी कर ली थी। क्या बात। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर उसके बाद आई एम श्योर उससे पहले का ही होगा, क्योंकि हमेशा मैं 11-12 साल की उम्र तक मैंने अपनी अम्मी के हाथ से खाना खाया, क्योंकि आई वुड ऑलवेज यूज टू बी ड्राइंग या स्केचिंग। तो मैं हर जगह पाया जाता था ड्राइंग करता हुआ। सो ये हुआ। फिर उसके बाद आई थिंक अराउंड 2016 मैंने अपना पेज खोला इंस्टाग्राम पे अंडर इबू ड्रॉज के नाम से, और वो दिन आज के दिन आई हैव बीन कंसिस्टेंट इस चीज़ के साथ। वेरी कंसिस्टेंट। अच्छा इब्राहिम, जाहिर है आपने कहा आर्टिस्ट के अंदर एक नेचुरली टैलेंट होता है, आपके हाथ में जो नफासत होती है, सफाई होती है, वो एक आर्टिस्ट की होती ही है, शुरू से होती है, तभी वो इतना एक्सेप्शनली गुड काम कर रहा होता है। अब लेकिन जाहिर है उसको पॉलिश करना होता है विद टाइम। आपने अपनी जो एजुकेशन है वो भी आर्ट रिलेटेड रखी या नहीं? आपने अपने स्किल को प्रैक्टिस से पॉलिश किया? प्रैक्टिस से पॉलिश किया डेफिनेटली, क्योंकि पता नहीं, आई जस्ट थिंक आपको आर्ट कोई सिखा नहीं सकता। मुझे लगता है कि उसकी निटी ग्रिटीज टेक्निकलिटीज सिखा सकते हैं, बट आर्ट अंदर से ही आता है। Absolutely. तो वो चीज़ जो है वो मेरे अंदर थी। और मैंने एक्चुअली ए लेवल्स में आर्ट एंड डिज़ाइन लिया था, तो मैं 2 दिन में ड्रॉप भी कर दिया। क्यों? बिकॉज उसका व्हेन यू आर फॉलोइंग अ सिलेबस तो बहुत एक टास्क बन जाता है टू मी, फॉर मी। वरना वो जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम है ना, जब आप आर्ट करते हैं अपनी मर्जी से दिल किया, कोई आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो उसको मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो बट मैं अब एनसीए का स्टूडेंट हूँ, मेरी 2024 का हम बैच है। तो अब मेरा 2nd ईयर शुरू हो गया है, तो आई एम स्टडीइंग फिल्म। यस, और अगर हम ये आर्ट देखें भी, इट्स लाइक एन ओड टू सिनेमा। मुझे आई एम वेरी क्या उसे कहते हैं, सिनेमा से बड़ा प्यार है। बॉलीवुड। हाँ, yes, ज़्यादा मैं बॉलीवुड स्पेसिफिकली देख रही हूँ आपके इमेजेस में भी कि बहुत सारी बॉलीवुड रिलेटेड आपकी पेंटिंग्स हैं। तो सिनेमा इज़ समथिंग जो कि आई लव जस्ट एज मच एज माई आर्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं ड्राइंग्स करूँ दे इनकॉर्पोरेट्स उसकी एक जो भी मेरी इन्फैचुएशन है विद सिनेमा, तो ये चीज़ है। बट एजुकेशन के लिहाज से आई थिंक आई वांट अ करियर इन फिल्म। और
ड्राइंग्स में अभी अपने अपने शौक के लिए और अपने पैशन के लिए, एंड इट्स गुड। जो आपने भी बात की ना कि सेंस ऑफ फ्रीडम जो होती है कि आपका अपनी मर्जी से आइडिया आया, उसको कैनवस पे उतार दिया, ये वो फ्रीडम होती है जो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यू आर सो राइट अबाउट इट। अच्छा इब्राहिम, ये जो आप एनिमेट भी करते हैं अपनी पेंटिंग्स को, ये बताएं ये आइडिया कैसे आया आपको? सो ये मैंने शुरू किया था अराउंड 2018-19। हाँ। मैं जब ड्राइंग्स बनाता था ना, अगेन लाइक आई सेड, मैं फिल्म से बड़ा लगन है मुझे, तो मुझे बड़ी स्टिल लगती थी वो ड्राइंग्स। जो एक एनिमेशन मैं बनाता हूँ, वो एक तो आई ट्रेडिशनल कलर पेंसिल से मैं ड्राइंग करता हूँ, एंड देन वंस आई टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड आई हैव इट ऑन माय स्क्रीन, तो फिर मैं फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो की मदद से उसको एनिमेट करता हूँ। सो जैसे फोटोशॉप में मैंने फ्रेम्स बना लिए, उसके बाद उसको फिर एनिमेट करता हूँ मैं प्रीमियर प्रो में। एंड उससे ना एक पता नहीं जान आ जाती है उसके अंदर, एंड इट्स लाइक लिटिल, जैसे अगर मैंने किसी कैरेक्टर को बनाया फ्रॉम फिल्म, तो एक ट्रिब्यूट हो जाता है। सो इट्स लाइक दिस ओड, एक बड़ी एक ट्रीट हो जाती है विद दी ड्राइंग। तो इन दोनों को मैं साथ ही पोस्ट करता हूँ। लवली। अभी मैं आपकी बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इमेजेस देख रही हूँ। अदिति राव हेदरी का जो ब्राइडल शूट है वो आपने किया, अभी दीपिका पादुकोण है। ये सारी इमेजेस आप जब पोस्ट करते हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? जी, मुझे दीपिका ने रीपोस्ट की हुई है मेरी ड्राइंग्स। हर 16th वर्क एनिवर्सरी थी, तो मैंने उस पे अपनी जो सारी दीपिका की ड्राइंग्स है, आई लव दीपिका इफ यू कांट आई कैन सी दैट, तो उसकी मैंने काफ़ी ड्राइंग्स बनाई हैं, मतलब बचपन से मैं आई बीन ड्राइंग दीपिका। तो उसकी 16th वर्क एनिवर्सरी पे मैंने एक पोस्ट डाली थी विद ऑल माई ड्राइंग्स, तो शी रीपोस्टेड दैट एंड शी टैग्ड मी। लवली। उसके बाद दिस वन टाइम आई इवन मैसेज्ड हर विद अ ड्राइंग, तो शी रिप्लाइड टू मी। सो ये सब कुछ मेरे तो सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे है। सो लवली। और फिर उसके अलावा मतलब काउंटलेस जैसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, इवन जो बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव एट सम पॉइंट और द अदर सीन माय वर्क, सीन योर वर्क। सो आई एम वेरी लकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जाहिर है काम बहुत प्यारा है आपका, बहुत ज़बरदस्त है। इब्राहिम आगे क्या सोचा है? फिल्म वाले करियर को तो परस्यू करना है, बट विद योर पेंटिंग्स एंड पैशन टुवर्ड्स आर्ट, हाउ आर यू गोना परस्यू इट? विद आर्ट अभी तो मुझे ये पता है कि आई एम जस्ट गोना डू आर्ट, ठीक है, बिकॉज ये दैट्स ऑल आई नो। एंड हमेशा से इट्स गिवन मी दिस सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ अपने लिए, तो बस यही होगा कि आर्ट करता रहूँगा इंशाल्लाह। यू आर सो यंग माशाल्लाह, अभी तो बड़ी लंबा टाइम है चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, किसी और मीडियम को एक्सप्लोर करने का भी प्लान किया है? मैंने एक्रिलिक पेंटिंग की हुई है। अच्छा। ऑयल से आई स्टिल हैव टू वर्क विद ऑयल्स, लेकिन एक्रिलिक में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आई रियली एंजॉय। ओह यार लवली। अच्छा, इन द एंड अपना इंस्टाग्राम बताएं कौन? So my Instagram is Ibbu Draws, IBU_draws, तो इस हैंडल पे आप देख सकते हैं। Lovely, thank you very much and good luck इब्राहिम। बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे। आप पढ़ें, फिल्म के जो आपका करियर उसको परस्यू करें, अपने पैशन को परस्यू करें। जी, इब्राहिम क़य्यूम द यंग आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, इनसे आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और अब आपको पता है चैम्पियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि हम चैम्पियंस ट्रॉफी को बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस ट्रांसमिशन में कोशिश करते हैं कि एनालिसिस ले, मुख्तलिफ हमारे पास जो एनालिस्ट मौजूद होते हैं। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे कल हमने बात की। कल बहुत सारे लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाली और उनको जो जो खामियां नज़र आई, जो जो चीज़ें, और पाकिस्तान का चूँकि आगे एक बड़ा मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, संडे के रोज़, और उसके लिए बड़ी एक्सपेक्टेशंस और होप्स हाई हैं। दो के इंडिया के जो मीडिया है या जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया। सो दे आर प्लेइंग इन दुबई, और दुबई के अंदर पाकिस्तान चूँकि फेमिलियर है, 10-12 साल हमने वहाँ पे क्रिकेट खेली है, हम उसको होम ग्राउंड ही कंसिडर करते हैं, वो कितना हेल्पफुल होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी टीम की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस रही, वो कितनी ख़राब थी, उस पर हम एनालिसिस लेंगे। और साथ साथ कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ, जो कि हमारे लिए एक आई ओपनर मैच भी था, क्योंकि इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस रही उस पर भी हमने बात करनी है, क्योंकि अगला मैच हमारा जो कि इंडिया के साथ ही है। राजा असदुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। असद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि हमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर बात नहीं की थी, जो कि हम ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर बात करते आ रहे थे, और उसमें भी हम न्यूजीलैंड से हारे।
एंड वी वर होपिंग कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम कुछ बेहतर करेंगे और न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा हारने का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहे और वो हारने में। अर्मिला, ये जो आपने 3 कंसेक्टिव डिफीट्स का जिक्र किया ना, तो इयन फ्लेमिंग थे जो जेम्स बॉन्ड के खालिक थे, उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि फर्स्ट टाइम इट्स हैपनस्टांस, सेकंड टाइम इट्स कोइंसिडेंस एंड थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन। तो ये एनिमी एक्शन हुआ है न्यूजीलैंड का, हमारी सरजमीन पर लगातार 3 शिकस्त हमें और उसके रीजंस हैं। कुछ शायद लोग भी जालिम सन को सालों बरंदा शौक भी। आप ज़रा मुलायजा फरमाएं, आपने अपने इंट्रो के दौरान ये भी बताया कि कल इंडिया का और बांग्लादेश का मैच हुआ। जी जी, दे प्लेड विद 2 स्पिनर, उन्होंने नथ डाली हुई थी इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। ठीक है, ये हमारी समझ में हम इससे आ रही क्यों हैं? क्या हमारा जो इदारा है जो कि पीसीबी है, जिसकी बड़ी इज्जत और एहतराम है, वहाँ पे काम करने वालों से भी हमें बड़ा प्यार है, लेकिन ये फैसले कैसे करते हैं? आप देख लें, आप एक ना तजर्बाकार से स्पिनर के साथ मैदान में उतरे हैं, आपकी बैटिंग का कोई सर पैर नहीं है। अभी मैं सुहेल साहब से डिस्कस कर रहा था कि उस्मान खान जो है, इनका क्या प्रोफाइल है, इनका आप बच्चों को पता फ्रॉम लाला मूसा टू लंदन कि कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 2, कोई सेंचुरी किसी क्रेडिट पर नहीं है। क्या ये इनकी क्या ख़ास खूबी है, या ये कोई मुग़ल आज़म का दरबार है कि जो दरबारी हैं वो अपनी मन मर्जी से टीमों को सेलेक्ट करते हैं या प्लेयर्स को नवाजते हैं? दिस इज़ अनफेयर। और इन हालात में वो झूठी तसल्लियों के फ़रेब हमें नहीं देने हैं अपने अवाम को, पब्लिक न्यूज़ के व्यूवर्स को, कि जनाब ये हो जाएगा वो होएगा। जो आपने इंडिया की बात की है, जो इंडियन एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, वो है एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड। वो ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, हम वी आर कैपेबल। अब हम खुश इस बात पर हैं, और आपको भी खुश होना चाहिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट्स सेल्फ एक ग्लोबल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इज्जत और एहतराम की बात है उस मुल्क के लिए कि ये लोग बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ पर मुतमईन होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी बिलाखिर हमारे मुल्क में हो रही है और हम जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रहा सवाल पाकिस्तान का, 2 मैच आपके बड़े क्रूशल हैं अगेंस्ट इंडिया एंड ऑफ कोर्स अब मैंने कल देख लिया है बांग्लादेशी स्पिनर्स भी बड़ी नैगिंग लेंथ से गेंदें करते हैं। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे विद सर्टेन पेस बॉलर ऑफ बांग्लादेश। इवन मैं इंडिया की बात तो बाद में करूंगा। इंडिया की जहां तक जो नई बदलाव हुआ उनका मैंने देखा, वो पहली गेंद से हिट आउट करते हैं। वो दे गो फॉर द किल, वो चाहते हैं पहले 10 ओवर में हमारा 125, 150, 200 स्कोर हो जाए। वो इस तरीके से खेलते हैं, वो 10 के एवरेज से खेलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है कि हमें एक मिस मैच के लिए तैयार रहना चाहिए, और इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि वो जो गैर मतवक्को सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को एक कामयाबी हासिल हो जाए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंटली इंडिया के खिलाफ गैर मतवक्को का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, इसने सारी बात का ही कह दिया कि बस यही होगा। इंडियंस आर द फेवरेट। यस, तुक्का लग गया? नहीं, उधर तुक्का नहीं लगा था। देखें उधर नहीं, हम कहीं अगर हमारा तुक्का लग गया तो हम जीत जाएंगे। तुक्का नहीं, एक देखें, एक टीम का एक पास्ट रिकॉर्ड तो होता है ना, एक आन बान शान होती है, एक रोब दबदबा होता है। वो जो अब्दुल हफीज कारदार या फजल के दौर का भी था, उसको हम कैच कर रहे हैं। बाकी सूरत हाल क्या है आप देख लें, हमारी रैंकिंग कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, पहले ये भी देख लेना T20 में कहाँ हैं, और आप टेस्ट क्रिकेट में उस मुकाम पर है जो कि बिल्कुल बॉटम पर है। तो रैंकिंग में भी हम कुछ नहीं है। हमारी प्लेयर्स की जो टॉप रैंकिंग थी बाबर आजम की, वो भी उनसे छिन चुकी है। अब जो शुभमन गिल ने कल सैकड़ा लगाया है, 101 देखें उन्होंने उस विकेट के ऊपर राज किया है। उन्होंने कहा गो फॉर द किल, जहां उनका दिल किया उन्होंने वहां पे हिट लगाया अगेंस्ट उस विकेट पर जहां पे स्पिनर जो है उन्होंने 4 से नीचे की औसत से रन दिए हैं जो बांग्लादेशी स्पिनर्स थे, लेकिन वो टिके रहे। परसेवरेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन का वो पैकर नजर आए। तो हमारे यहाँ ये चीजें जो है ये बड़ी कम है। अब यहाँ पर करना ये होगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप एग्रेसिव और अपनी नेचुरल खेल खेलें। ठीक है, चूँकि इमरान सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ अभी हमें सैयद मोहम्मद अवैस भी ज्वाइन कर रहे हैं। अवैस, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप पर आने से पहले मैं इमरान से सवाल करूँगी। इमरान, अभी जिस तरह से अज़ीज़ साहब भी कह रहे हैं कि हमने विदाउट एनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी हम ग्राउंड में उतरे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो हमारी एक नज़र आई कि हमारे पास कोई प्लान नहीं था। और फिर जब हम फ़खर जमान की बात कर रहे हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, उनसे एक्सपेक्टेशन थी। पहले साइम अयूब को लेकर हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि जी वो खेलेंगे, लेकिन उनकी इंजरी ने डैमेज किया। सो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं इस सारी सूरत हाल में। देखिए, स्टार्ट क्योंकि आपने कहा था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से करना है,
तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है, एक बंदे ने जो डेंट डाला उस पूरे मैच के अंदर, वो थे बाबर आजम। बाबर आजम की जो इनिंग थी, हमें ये लगा कि शायद वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है, उसे मुल्क से कोई गर्ज नहीं है, मुल्क जाए भाड़ में। आज भी उनके करियर को उठा के कोई देख ले, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनके साथ सपोर्ट करते हैं, जो हमें ज़रूर सोशल मीडिया पर बुरा भला कहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सोशल मीडिया पर कोई बुरा भला कहे, लेकिन जो सच है वो सबके सामने होना चाहिए। बाबर की कैरियर के अंदर आपको 2 मैच मिलेंगे, 2 मैचेस में उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है जिससे पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। बाकी सारे के सारे मैचेस में वो एक सेल्फ परफॉर्मेंस के साथ काफ़ी अर्सा पहले नंबर पर रहे। अब वो दूसरे नंबर पर आ गए। शुभमन गिल जो अब देखिए उन्होंने फिर 100 कर दिया। अब उनका पहले नंबर पर आना शायद मुझे लगता है कि ख्वाब रह जाएगा। बाबर आजम पहले नंबर पर नहीं आएंगे। पाकिस्तान टीम की जो कप्तानी थी, अगर आप उनकी कप्तानी को देख लें और सेंटनर की कप्तानी को देख लें, आपको 2 मुख्तलिफ रास्ते दिखाई देंगे, 2 मुख्तलिफ सोचें दिखाई देंगी। सेंटनर ने जब प्रेशर में, तो खैर वो पूरे मैच में नहीं आए, सलमान अली आगा ने जब आके स्ट्राइक करना शुरू किया तो उन्होंने देखा ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन फास्ट बॉलर को लाए। फास्ट बॉलर ने दूसरे बॉल पर उन्हें बाउंसर किया और सलमान अली आगा आउट होने के बाद बाहर चले गए। अगर पूरी टीम का मोमेंटम के ऊपर अगर मैं नज़र दौड़ाऊं तो आपकी टीम में कोई ऐसा सॉलिड बैट्समैन नहीं है जो कि इनिंग को डेवलप करे अकॉर्डिंग टू वन डे। अगर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, वो नीचे से आके स्मिथ ने किए उनके फिलिप्स ने किए 39 बॉलों पर 61 रन, बाबर ने किए 92 बॉलों पर 62 रन। तो डिफरेंस देखें स्ट्राइक रेट का क्या है, जो डेंट पड़ा वो यहाँ पर भी पड़ा। तो हर जगह पर अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे बाबर ही बाबर दिखाई देता है ग्राउंड में। बाबर जब बाबर की आवाज़ आती थी बाबर की, तो बाबर साहब टुक करते थे। बाबर साहब वहाँ हमें माजी के मिसबा नज़र आते थे, जिनको वो कहा जाता था कि टुक टुक प्लेयर। तो अगर पाकिस्तान को क्रिकेट जितवानी है तो आपको आपको सब कुछ छोड़कर दिलेरी के साथ जाना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका 50 हो रहा है, 100 हो रहा है। ठीक है। इंडिया की राजा को थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, इंडिया की टीम पूरे प्लान के साथ आई। आपको मैंने मॉर्निंग शो में टॉप 4 बताए थे, तो टॉप 4 कौन होंगे, उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड होगा और वो दोनों पहले मैच जीत गए हैं। दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान होंगे। ये मेरी 4 साइड है, मेरी 4 साइड रहेगी एट द एंड जब तक सेमीफाइनल नहीं आ जाए। तो आपने पाकिस्तान की टीम को रूल आउट ही कर दिया इस मामले में। ठीक हो गए, मैंने क्या रूल ठीक हो गया, आपकी मैंने कमेंट पे बात की है। अच्छा जी अवैस, चूंकि आप खुद क्रिकेट खेलते हैं और आपको आइडिया है कि ग्राउंड के अंदर चले, हम समझते हैं कि एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ा मैच होता है, होस्ट टीम के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन क्या ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम गलत डिसीजंस लेते हैं और हमारे जो स्ट्रैटेजी या लैक ऑफ प्लानिंग हमें नज़र आती है? ये सारी चीज़ें आप मुझे एज अ क्रिकेटर बताएंगे, फिर मैं आपको एज अ एनालिस्ट उस पर आपसे तज्जिया लूँगी। देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है क्योंकि आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं और आपसे ज़्यादा तवक्को भी होती है एज अ होस्ट नेशन, एज अ डिफेंडिंग चैंपियन। लेकिन प्रेशर मैं कहूँगा कि इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप 3 दफ़ा इससे पहले न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन सीरीज में खेल चुके थे। आपको आइडिया था कि विकेट्स कैसे रिएक्ट कर रही हैं, न्यूजीलैंड का प्लेयर किस पोजीशन पे किस तरीके की साइकोलॉजिकली चीज़ से लेके वो चल रहा है। उन्होंने हमें बेहतर पढ़ा, हमने उनको बेहतर नहीं पढ़ा। थोड़ा अरसे पहले आप चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया में, लोग कहते हैं आपकी बॉलिंग यूनिट वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट थी। वो टेलर मेड कंडीशंस थी। वहां पर आप 144 को भी टच करोगे, 145 को भी टच करोगे, रिवर्स स्विंग भी होगा क्योंकि आपके टेलर मेड कंडीशन थी फास्ट बॉलर के लिए। ये टोटली डिफरेंट विकेट्स हैं। यहाँ पर आपके बॉलर्स टेस्ट होंगे आपके, खास करके जब आप बॉलर्स की बात करते हैं। आज इस चीज पे मैं खुद भी मजबूर हो चुका हूँ कहने पे कि आपके बॉलर्स जो हैं वो ज्यादा T20 फॉर्मेट के हैं, 50 ओवर्स के नहीं है। आप आते हैं इनिशियल इनिंग्स के अंदर, आप आते हैं आपको 143 भी टच करते हुए नजर आएगा, 144 भी नजर आएगा टच करते हुए। जैसे ही बॉल पुराना होता है, जहां पर आप रिवर्स स्विंग को इन प्ले। ठीक है अवैस, अभी आपसे दोबारा राब्ता जी। अवैस जो बात कर रहे थे मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अवैस बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। अगर आपको रिवर्स स्विंग चाहिए होता है तो आप 140 प्लस जाते हैं। जब तक आपको 140 प्लस नहीं जाएंगे आपको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा। ये ड्राई पिचेस हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी पुराना हो जाता है और इसका एडवांटेज उसी को मिलेगा जो कि एयर में तेज आएगा। बदकिस्मती के साथ T20 क्रिकेट इतनी खेल ली है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे लड़के 4 ओवर करने के बाद थक जाते हैं। उनका फिटनेस लेवल वो नहीं है। जिस सर्जरी की बात सारे करते हैं, राय साहब भी कर रहे थे। अगर आज मैं पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे एक चैलेंज कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
कि लगाएं 10 टॉप मीडिया चैनल्स के कैमरे और अपने 15 लड़कों को ले आए मैदान में और दें फिटनेस टेस्ट। सॉरी, अगर फिटनेस टेस्ट के अंदर 10 से 12 लड़के आप मुझे फिट निकाल दें, मैं दोबारा किसी टीवी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात ही नहीं करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि हाँ यार मैं गलत था, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। दूसरी बात, राज साहब ने एक बात की मैनेजमेंट की। देखिए मोहसिन साहब का जो उनका अपना एक करैक्टर है कि वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत जल्दी से डेवलपमेंट कर लेते हैं चीज़ों की। हमने स्टेडियम से डेवलप कर ली है, जिस चीज़ के लिए हम स्टेडियम डेवलप कर रहे हैं वो टीम कहाँ है? हमने क्या अपनी टीम डेवलप की? एक बंदा वकार यूनिस, जिस दिन आप आए पहले दिन आपने वकार यूनिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये मेरे क्रिकेट के मामला संभालेगा। सर, आपके पीछे जो आपके दोस्त हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने वकार यूनिस को 4 दिन नहीं निकालने दिए। सही। जो क्रिकेट के मामला वकार यूनिस को चलाने चाहिए थे, एज ए क्रिकेटर जो वो समझता था कि वो चला सकता था, वो 4 दिन में भाग गया। ठीक है, ठीक है। राज साहब, मैं आपसे भी कमेंट लूंगी। ये फिटनेस वाली बात जो अवैस ने भी अभी की और अभी इमरान भी कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादातर जो बॉलर्स हैं, इनफैक्ट हमारे जो बैटर्स भी हैं, उनको आदत है T20 फॉर्मेट की, और ये जब लीग्स खेलते हैं, और फिर अब तो T10 फॉर्मेट भी आ गया है, वो भी शॉर्ट लीग्स आ गई हैं। स्टेमिना, फिटनेस, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले जिन प्लेयर्स का आप लोग भी रेफरेंस देते हैं या हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने जो करियर के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो कि एक बहुत स्टेमिना वाली गेम है। आप शॉर्टर फॉर्मेट से आपको लगता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ा है, वो थक जाते हैं जल्दी? बात ये है जी, अब सॉरी कि जो बात आपने की है ना, यू एज ए बिलोंग्स टू द स्टार्ट ऑफ वुमन फोक, ये भी देख लें कि हमारी माएँ जो हैं वो एनेमिक हैं, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ये जो फिटनेस के इशूज़ हैं। इंडिया एक भूखा नंगा मुल्क था, मैंने ट्रैवल किया हुआ है, वाई वो फिजिकली क्यों बेहतर हो गए हैं? यू सी, इट्स $1 million क्वेश्चन। मैं जब लाहौर की क्रिकेट एसोसिएशन के साथ था तो मैं बड़े चीज़ों को महसूस करता था कि मैनरिज्म क्या है, एथिक्स क्या है, अर्बन कल्चर क्या है, ये उससे आ रही है। और फिर ये जो वतन परस्ती, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हमारी खुट्टी में नहीं है। अभी सुहेल जिक्र कर रहे थे क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी का। मेरा ईमान है इंडिया में टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारे एमलगमिज्म है जो क्रिकेट को रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आपने बेइज्जती करके बैंकों की टीमें ख़त्म की, नारे लगाए, उनके खिलाफ कैंपेन की, उनको बेइज्जत किया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमारी क्रिकेट को ब्यूरोक्रेसी ने सर्व नहीं किया, हमारी क्रिकेट को बिजनेसमैन ने किया। आमिर रोकड़ी का नाम आप देख लें, आप नदीम चुन्नी जो इस वक्त लाहौर में हैं उनको देख लें, कारोबारी लोगों ने इसकी आबियारी की है। ये ब्यूरोक्रेसी मेरी बड़ा इज्जत एहतराम है जो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स हैं, समीर साहब हैं या नियाजी साहब हैं, जो इन एक्सटेंड ये क्रिकेटर भी हैं। मैं इनकी बात या इनको टॉन्ट नहीं कर रहा, ये ठीक लोग हैं, इनको मैनेज करना चाहिए, ये क्रिकेट के कल्चर के लोग होंगे, खासतौर पर नियाजी साहब जो हैं। ठीक है। और समीर साहब को भी अल्लाह तौफीक दे कि वो इस बदले हुए ज़माने में अपने आप को अडॉप्ट कर लें। क्रिकेट के अंदर जो बाकी आपने बातें की हैं कि ये फिटनेस के इश्यूज़ हैं, अब जब मैं 17-18 साल का था तो मुझे जब अबर छाता था बहुत बुरा लगता था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूँगा। मैं सुबह दौड़ लगाता था, दोपहर को नेट पे जाता था, शाम को फिर दौड़ वॉक पे निकल जाता था। ये अब जो शब बसरी हो रही है हमारे क्रिकेटर्स की, वो हा ही। और आप नोट करें कि जो जुगत है क्रिकेटर्स की, लाहौर के क्रिकेटर्स की, इसका सानी कोई नहीं है। ये तभी होती है जब आप ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने आप को फरागत याफ्ता महसूस करते हैं। ये बड़ी गहरी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर इदारे नहीं हैं। मैंने सारी क्रिकेट खेल ली है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेल लिया है, लाहौर की तरफ से भी खेल लिया है, पीसीबी की भी टीम में अंडर 17 में मैंने सारे मजे चक लिए हुए हैं, 12 दौरे भी कर लिए हुए हैं, बाहर की एसोसिएशन को भी रीड कर लिया हुआ है, उनके दफ्तरों में जाके भी देख लिया, उनके कल्चर को भी रीड कर लिया। मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, बस वाइंड अप कीजिएगा बात। वाइंड अप ये है कि तदबीर ये करनी होगी कि आप जरा क्रिकेट को डेवोल्यूट कर दें, जरा सारी चीज़ें सेंट्रलाइज मत करें। मोहसिन नकवी साहब भले आदमी हैं, ये ऐसे काम कर जाएं, स्टेडियम बना लिया, लेकिन मैं ही उनको तजवीज़ दूंगा और वार्न भी करूंगा, अगर आपका जो ऑफिस हाई ऑफिस में स्टे करना है, अनटिल एनालिस्ट तब तक गुड होगा जब तक टीम की परफॉर्मेंस गुड है। टीम की परफॉर्मेंस गुड है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखें। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे संडे को होने वाले मैच के हवाले से। अब दो के हमने अपनी माजी की गलतियों से कभी सीखा तो नहीं है, और ये हमारा मुझे लगता है प्रैक्टिस हो गई है अब, लेकिन स्टिल जो चीज़ें हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की जो नहीं करनी चाहिए थी, अब इंडिया के अगेंस्ट जब हमने दुबई के अंदर
ग्राउंड में उतरना है, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मीनवाइल चूँकि लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफी की जहाँ हम बात करें जिसमें फ़खर जमान की इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त थी, वो इंजर्ड हो चुके हैं और इंजर्ड के बाद वो अब चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहे। क्या उनके जाने के बाद जो एज अ ओपनर आएंगे वो उस्मान खान के हवाले से कह रहे हैं और जिस पे अभी राज साहब ने बात भी की है। इमरान, मैं आपका कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि अब हमारी एक बड़ा मैच है, जाहिर है इसमें हम बहुत हाई होप्स रखते हैं, हमेशा हमारी एज ए नेशन आदत है, लेकिन स्टिल रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या ऑन ग्राउंड से सूरत हाल देखी जाए तो डेफिनेटली इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है और उनका एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है। देखिए, आप जो संडे वाले मैच की बात कर रही हैं पाकिस्तान और भारत की, बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार है। मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जितने लोग टीवी पे बैठ के मैच देखेंगे और दिमाग में ये बैठ के मैच देखेंगे पाकिस्तान ये मैच हारेगा, आपको खुशी तब मिलेगी जब ये पाकिस्तान मैच जीत लेगा। अब ये मत सोचिएगा बैठ के कि पाकिस्तान मैच जीतने के लिए आप टीवी लगा के बैठ गए हैं। ये आपके लिए हो सकता है मेरी ये बात आपको ज़रा बुरी लगे, लेकिन होगा ऐसे ही। देखिए, इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ आया, 2 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के साथ आया, 7 बैट्समैन उनकी टीम के अंदर है। जो 7 बैट्समैन हैं, आप अगर उनको काउंटर कर लें तो मेरा ख्याल है हम रोहित शर्मा से शुरू कर लेते हैं, शुभमन गिल जो उनका स्टार्ट देते हैं, दोनों ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। जो रोहित शर्मा का स्टाइल है वो आते ही चार्ज करते हैं, अगर उनकी आते ही 4 लग गई तो आप ये मत समझिएगा कि 100 से नीचे की पार्टनरशिप होगी। दूसरी बात, नीचे कौन आता है? विराट कोहली आते हैं तीसरे नंबर पर, टॉप दुनिया के वो बैट्समैन जो कि मुश्किल वक्त में खेलते हैं। फिर नीचे आ जाए केएल राहुल हैं, फिर नीचे पांड्या हैं, ये सारे लोग वो हैं, फिर नीचे आके जडेजा आ जाते, उनके 7वें नंबर तक ऐसे बैट्समैन हैं जो 100 कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप किसी अपने एक बंदे के बारे में ये कह सकते हैं वो 100 कर सकता है? नो, क्योंकि जो 100 कर सकता था फ़खर जमान वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं फिटनेस लेवल की वजह से, कि मैं हमेशा फिटनेस पे बात करता हूँ। दूसरी बात, आप जिनको लेके आ रहे हैं, इमाम को अब आपने रिप्लेस के तौर पर लिया, आपको शर्म आती है ये काम करते हुए? जब आपको कहा था कि उसे एज ए ओपनिंग प्लेयर डाल लें तब आपने किसी की बात नहीं मानी, आप जिद पर अड़ रहे, आज आपको मजबूरन उसे लाना पड़ रहा है। इसका मतलब है, वो एक बहुत बुरा वर्ड मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, फिर मैं ये कहूँगा, एक मिसाल देते हैं, देर आए दुरुस्त आए। एक कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, आपने बहुत देर कर दी है, अब कोई फायदा नहीं है। आपने ना ट्राई नेशन सीरीज उसको खिलाई, ना वर्ल्ड कप का पहला मैच खिलाया, उसका मोराल क्या होगा? और उसको भी फॉर्म में आने के लिए ही विल टेक सम टाइम। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। जाहिर है हम सबकी होप्स बड़ी हाई हैं, 2 के टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले थी, बट स्टिल न्यूजीलैंड से डिफीट के बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब चूंकि हमने इंडिया के साथ ग्राउंड में उतरना है, दुबई के अंदर ये मैच हो रहा है, डूज एंड डोंट्स मैं चाहूँगी आप हमें ज़रूर बताएं। पिछले 2-3 साल में जितने मैचेस जीते हैं, आवाज आ रही है बैटिंग से नहीं जीते, बॉलिंग से जीते हैं हमारे। जी, आवाज सुन सकती हैं आप मेरी? जी जी, अब आ रही है, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल में जितने मैचेस जीते हैं वो बैटिंग से नहीं जीते हैं, बॉलिंग से जीते हैं। और पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त फेल हो रही है। बैटिंग तो 2 साल में ऐसी ही थी, कोई अच्छी नहीं रही है बैटिंग, आज भी वैसी ही जो 2 साल पहले थी। बाबर आजम 2 साल पहले भी वैसे ही खेलते थे, आज उससे बुरा खेलते हैं सर, खेलते हैं। रिजवान पहले खेलते थे। असल मसला बॉलिंग में आ रहा है। आपकी जो बैटर है, लाइन पे कंट्रोल नहीं है, लाइन पे कंट्रोल नहीं है उनका, तो ऐसे बॉलर्स के साथ आप जो है वो स्कोर रोक नहीं पा रहे हैं। जिस पिच पे आपको 200-250 पे टीम को आउट करना चाहिए था, वहां आप 320 करा देते हैं। जहां पे आपको 300 आप चेस नहीं कर सकते हैं, वहां आप कैसे 300 करा रहे हैं? असल मसला बॉलिंग में आ रहा है। डेथ ओवर्स में आप कभी 90 रन देते हैं, कभी 84 देते हैं, कभी 82 देते हैं। ये सबसे बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के। बैटिंग इतना बड़ा मसला नहीं है, बैटिंग हमेशा ऐसी ही रहेगी। पिछले हम 2-3 साल से ऐसा ही देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में कोई जावेद मियांदाद या इंजमाम उल हक नहीं है टीम में जिसके पर हम बात करेंगे वो सेंचुरी कर लेगा, कुछ कर लेगा। सब बैटिंग ऐसी ही चलेगी। असल मसला जो है पाकिस्तान के कोच को, जो कि बॉलिंग खुद भी बॉलर रह चुके हैं, वो ये सोचे कि बॉलर्स अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये असल रियल प्रॉब्लम है। अच्छा, इंडिया के खिलाफ कल इंडिया ने जिस तरह 228 को चेस किया है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इतने आसानी से खेल सकेगा,
क्योंकि 228 रन बांग्लादेश की बॉलिंग के खिलाफ इंडिया को मैक्सिमम 40 ओवर्स में कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। और इंडियन बैट्समैनों के जो वीक पॉइंट है वो शॉर्ट पिच है। अगर आपके बॉलर शॉर्ट पिच डिलीवरी करते हैं उनके खिलाफ, वहां पे रोहित कोहली भी परेशान होंगे। और इस वक्त इंडियन बैटिंग में शुभमन गिल के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो अच्छी फॉर्म में हो। केएल राहुल, उनके 2 कैच छूटे हैं कल। अगर पाकिस्तानी बॉलर जो हैं शुभमन गिल को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके साथ रोहित शर्मा को ज्यादा वो पावर प्ले में रन्स नहीं देते, तो पाकिस्तान के लिए चांसेस अच्छे हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुकी है टीम, लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स को कुछ करना पड़ेगा, ये सबसे अहम चीज है। ठीक है, बॉलर्स को कुछ करना पड़ेगा। राज साहब, आप अग्री करें? अच्छी बात है कि कोई तो झूठी तसल्लियों के फ्रेम हमें दे रहा है। हैदर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो बात यह है कि जो कल इंडिया को 46-47 ओवर में 228 रन उन्होंने किए, इसमें अमला बात यह है कि जो बांग्लादेश के 2 स्पिनर्स हैं उन्होंने बड़ी टाइट लाइन और लेंथ से गेंदें की, 4 से नीचे की मेरे ख्याल फी ओवर औसत थी। और उनके जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं हुसैन जो हैं वो तो आउट भी कर गए 2। तो अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास है क्या, हम बेचते क्या हैं, पहली बात ये है। और ये बात दुरुस्त है कि जो वाइट बॉल क्रिकेट इट्स ऑल अबाउट रन्स, यू नो, स्कोर आप करेंगे तो आप जीतेंगे, लेकिन इसमें जो पिवटल रोल है वो बॉलर्स का है। जब आपके बॉलर जो हैं वो पिटे हुए हैं, उनको लातादाद रन्स बन रहे हैं, एक आपका जो फोरमोस्ट बॉलर है वो फट्टर हो गया है, ज़ख्मी हो गया है, और फिर आप 80-80 रन दे रहे हैं, 85-85 रन दे रहे हैं, तो इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस है इस वक्त, उसने गज वज के बोलना, और वहाँ पर आप देखेंगे उसका मुजाहरा होगा। और इंडिया की ज़रा एक उनकी बैकिंग देख लें क्या है, उनकी जो फॉलोइंग क्या है। तैयारे वहाँ पर लैंड कर चुके हैं, 80% टिकट वो बाय कर चुके हैं ऑनलाइन पहले ही। अच्छा, फिर जो आईसीसी की सो कार्ड अशरफिया है, जो एलीट है, उनमें उनका चेयरमैन बैठा हुआ है जो एक मामूली सा आदमी है जिसका नाम जय शाह है। आपकी कहीं चलती है नहीं। हमारे जो चेयरमैन हैं वो बेइज्जत होकर पिछली जो एशिया कप होता है उसमें इंडिया पहुंच गया, आखिरी वक्त उन्होंने ठप्पा लगाया वीज़ा का, वो ये जा वो जा। बात यह है कि आपको नेशंस बनती है करैक्टर से, क्रिकेट बनता है करैक्टर से, लीडरशिप से। हमारा कोई मसला टैलेंट का या सिलेक्शन का भी नहीं है, आपका प्योरली मसला पाकिस्तान के क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेशन का है। जहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह वीक हुई है, हर जगह कमजोरी दिखाई है, हर जगह अभी तो खबरें आती नहीं। हमारा जो मीडिया का रोल है वो बड़ा पॉजिटिव है, हम बड़े पॉजिटिव हैं। हमने कौन सा क्रिकेट बोर्ड में कोई जॉब करनी है या हम जॉब सीकर्स हैं? हमने तो बात वो करनी है जो क्रिकेट से रिलेटेड हो। मुझे इससे में कोई दिलचस्पी नहीं कौन किस पोजीशन पे है, कौन क्या कर रहा है। हमने देखना है कि आपकी मैदान में परफॉर्मेंस क्या है। मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि जो क्रिकेट है और जो खेलना है ये इधर होता है, ये फिजिकल टैलेंट नहीं है कि आपके हम वर्ल्ड क्लास अगर जो फिजिकल टैलेंट है उसमें तो हमें फौकियत हासिल है सब टीमों पर, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड इनफ। अब इसमें भी हम पिछड़ गए हैं। वो टैलेंट की बात करते हैं, ख़ास हिस्से से क्रिकेटर्स अब क्रिकेट में आना शुरू हो गए हैं। वो जो कहते हैं भागो भागो गेंद फेंको, वो सिंसियरिटी से खेलते हैं, लेकिन एक दर्जे पर आकर वो भी आप देख लें उसके रिजल्ट क्या। अब शाहीन शाह अफरीदी जो हमारी उम्मीदों का महवर थे, जो जीनियस थे, जो स्ट्राइक करते थे, जो कटिंग एज थे, वो जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे वाली बात है। वो भी आप देख लें क्या हो रहा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। खैबर से कराची तक हुकूमत को भी पता होना चाहिए, लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये बताना पड़ेगा, इसकी हैमरिंग करनी पड़ेगी कि हमें कोई खुशी सियासत के मैदान से, सकाफत के मैदान से अदर वे नहीं आई जो क्रिकेट ने और हॉकी ने दी है। 52, 54, 60 हम सूरज बन के चमके, लेकिन ऐसी डिकेडेंस है, ऐसी बर्बादी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट को जो सिविल ब्यूरोक्रेसी जब आती है ये तबाही कर देती। आपको जो बिजनेस मैग्नेट है ना, चौधरी मोहम्मद हुसैन जो सर्विस इंडस्ट्रीज वाले थे, या अमर रोखड़ी साहब हों, या ख्वाजा नदीम हो, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये खिदमत करने वाले लोग हैं, हमें उनको आगे लाना होगा। छोटी सी एक मिसाल बता दूँ, उसके बाद मैं वाइंड अप करूँगा इस बात को। मैं बेंगलोर में गया, ब्रजेश पटेल उनकी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। गांगुली को शुएब अख्तर ने उसको पक्की में गेंद मारी और वो बाहर चला गया। शुएब अख्तर इतनी तेज गेंदें कर रहा था कि वाकई उसकी गेंद नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल। मैं वो उनके दफ्तर में गया कि आप जरा कपिल देव को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें, तो हम जरा उसका इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो बैठे हुए हैं ऊपर, वो मेरे से कहें आइए आइए बैठिए, चाय पेश किए। उनके साथ और भी उनके सेक्रेटरी बैठे हुए थे उस एसोसिएशन के। गांगुली साहब अंदर आए तो उन्होंने उससे देखे बगैर कहा कि तो बाद में आना। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन के कमरे में अगर बाबर आजम चला जाए तो वो कुर्सी पर खड़ा हो जाएगा।
इतना थ्रिल है। इसलिए मैं कहता हूं जो प्रॉपर क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जो पर्सोनेबल है, आर्टिकुलेटेड, डेडिकेटेड है, दे शुड बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। अब यहां पर साथ जो बैठा हुआ बंदा था, मैंने कहा बताइए गांगुली आएगा खेलने की दोबारा? कहता है डर गया, ये नहीं आएगा, ये कह देगा मैं एम नॉट फिट। ये आपका दबदबा था, ये आपकी ग्लोरियस पास था जिस पे हम फुनफुनाते फिरते हैं। अब आपने भी जो बातों बातों में जिक्र किया वो दैट वाज वेरी वैलिड पॉइंट कि सन 2000 के बाद कोई 100 टेस्ट खेलने वाला, कोई 300 विकेट हासिल करने वाला नहीं है। 26 साल 27 साल की उम्र में कहते हैं हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, हम सिर्फ T20 के लिए दस्तियाब है। कैसे जरूरत हो सकती है? ठीक हो गया जब एक इदारा मौजूद है इसको रेगुलेट करने के लिए। इमरान, आप अपना कमेंट ऐड कर दें इस वाले। देखिए हैदर भाई और राज साहब ने जो बातें की हैं, हैदर भाई आपकी बात पर मैं यही कहूँगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपकी ख्वाहिश और सबकी ख्वाहिश ऐसी है कि पाकिस्तान ऐसा खेले, बट रियलिटी इज़ द डिफरेंट। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं, आपको मैं आज लिख लें ये बात, 20 तारीख जो 23 तारीख का मैच है उसमें, सॉरी 23 का, जिसमें 10 ओवर डिसाइड करेंगे, फर्स्ट 10 ओवर डिसाइड कर देंगे कि कौन मैच जीत रहा है। 10 ओवर के बाद आपको मैच देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे मैच के अंदर। ऐसे लगे हम देखना चाहते हैं मैच, नहीं आपको मैं आप एनालिसिस वैसे तो देखें, आप इंजॉय करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल है इस वक्त वो ये है कि आप अपनी 11 साइड को अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है कि आप 1 घंटा पहले ये डिसाइड करें कि आपके 11 कौन है, आपके पास पीछे रह कौन गया है। आप पीछे खिलाएंगे उस्मान खान को, आप साउथ शकील की परफॉर्मेंस देख चुके हैं, आप पीछे कामरान गुलाम, 2 लोग आपके पास बचे हैं। अब आप बता दें कि आपने किन 2 लोगों को इन करना है, किन को आउट करना है। फास्ट बॉलर्स के पास आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्या आप हारिस की जगह फ़हीम को खिलाएंगे? तो फिर आप सोच लें कि आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान को अगर इस मैच को जीतना है तो फिर दिमाग के साथ साथ दिल और जिगरा बड़ा करके ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। जब आप जंगल में शिकार करने के लिए उतरते हैं ना, फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको हमला किस तरफ से होगा, फिर आपने ये सोच के उतरना है कि जिधर से भी कोई आया हमने नहीं छोड़ना। तो आज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम, बाबर और जिनको हमने अब लेके आए हैं देर से इमाम, इन सब का टेस्ट है और ख़ास तौर पर कप्तानी का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इमरान खान जैसा कप्तान ना कभी आया है और ना कभी आएगा, जो कि दिलेरी से फैसले करता था। लोग उन पे एक एलिगेशन लगाते थे ये अपनी मर्जी के लड़के खिलाता है, तो सर अपनी मर्जी से जब वो खिलाते थे ना तो वो टैलेंट अपनी मर्जी से खिलाते थे, वो दोस्त नहीं खिलाते थे। आज माजरत के साथ आपके सारे लोग दोस्ती और लाइकिंग और डिसलाइकिंग अच्छा एक मैं बात कर, सॉरी मुझे वाइंड अप करना है। हाँ जी, अब हैदर साहब की प्यारी प्यारी बातें जरूर सुनानी है आपने। जी मैं उन्हीं का कमेंट लेने लगी हूँ। हैदर साहब, इन द एंड अब मैं आपको मार्जिन दूंगी कि आप इन दोनों ने जो आपने इतना ऑप्टिमिस्टिक होकर कमेंट दिया था इसका जवाब दें। देखिए, क्रिकेट में सबसे अहम चीज होती है ऑन द डे आप क्या कर रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके साथ कितने बड़े नाम हैं। अगर ऑन द डे रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल और उनके जो बॉलर्स हैं वो नहीं चल पाते, अगर आप बॉलिंग देखें, मैं अब भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग इंडियन बॉलिंग से बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक बॉलिंग करें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ज्यादा बेहतर हैं उनसे। लेकिन मसला हमारा सिर्फ ये है कि हम ऑन द डे जब हमें सरवाइव करना होता है हम वहां पीछे रह जाते हैं, हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात, स्पिनर नहीं है हमारे पास। आप कैसे एक कंपैरिजन कर दिया आपने एकदम से? देखिए, स्पिनर अबरार अहमद, मैं मानता हूं कि अबरार अहमद कुलदीप यादव से अच्छे स्पिनर नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन हमेशा देखें, एक चीज होती है, जब भी कोई जंग होती है उसमें हमेशा जो डार्क कॉर्नर्स होते हैं उनको ब्राइट कॉर्नर से बैलेंस किया जाता है। यानी कम जिम्मेदारी डार्क कॉर्नर को दी जाती है, ज्यादा जिम्मेदारी ब्राइट कॉर्नर को दी जाती है। अगर आप स्पिनर से पहले फास्ट बॉलर्स अपना काम कर दें तो स्पिनर की इतनी मजबूरी नहीं रहेगी। और मैं आपको बता दूं, दुबई के पिच पे सलमान अली आगा बहुत ही वाइटल बॉलर होंगे आपके, वो बड़ा अच्छा उसको पिच को यूज करेंगे वहां पे। कल हमने देखा किसका मेहदी हसन मिराज ने यूज किया पिच को। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया जीत तो सकता है लेकिन आसानी से नहीं जीतेगा पाकिस्तान से। और अगर इंडिया को सेकंड इनिंग में बैटिंग करनी पड़ी, मुझे बहुत यकीन है कि रिजल्ट बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। चले, अल्लाह करे कि आपकी जुबान मुबारक और ऐसा हो। जो हैं और 200 आउट कर चुके हैं ओडीआई में और बड़ा अच्छा उन्होंने कल लापा वहां पे उन्होंने हिलने नहीं दिया दोनों उनके बैटर्स को। सलमान अली आगा मेरी चॉइस है, बट कहाँ राजा मैं ये समझता हूँ, मैं एंड पे बता दूं, मैं ये समझता हूँ कि फास्ट बॉलर के साथ सलमान अली आगा को अटैक करवाना चाहिए।
ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।